सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत। पढ़ रहे हैं हम भाषाई कौशलों का विकास। हम सभी जानते हैं भाषाई कौशल जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार में से हमने 2 कौशल हमारे पढ़ लिए हैं। सबसे पहला था हमारा सुनना, दूसरा था बोलना। आज हमें तीसरा कौशल अपनी इस क्लास में करना है, तो तीसरे कौशल की ओर बढ़ते हैं हम, और वो कौशल है हमारा वाचन कौशल या पठन कौशल। पठन कौशल और वाचन दोनों ही जो है वो कौशल विद्यार्थी के मुख्य रूप से जो है वो काम आने वाला कौशल है। वाचन जो है शिक्षण विधि के अंतर्गत हम इसका अध्ययन भी कर चुके हैं, लेकिन आज इस कौशल को पढ़कर हम और भी इसमें जो है वो अपनी मजबूती को हासिल करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है वो चाहे वो वाचन शिक्षण विधि का हो या वाचन कौशल का हो, पठन का हो, या किसी से भी मिलजुल कर आ रहा है। तो आज अगर हम इस कौशल का अध्ययन विस्तृत करते हैं और बड़े ध्यान और मनन से करते हैं, तो फिर इस कौशल पर पकड़ के माध्यम से हम अपनी आगामी परीक्षा के प्रश्नों को सही कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। तो सबसे पहले देख लीजिए, पठन कौशल या वाचन कौशल है क्या, इसकी प्रस्तावना को जान लेते हैं हम। पठन भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण कौशल होने के साथ विचारों को गति देने वाला सक्षम साधन भी है। पठन के माध्यम से ही समस्त विश्व में व्याप्त ज्ञान को नित परिवर्तनशील है, स्वयं में संग्रहित करने के समय के साथ साथ चलने योग्य बन सकते हैं। पठन कौशल का विकास भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम बात कर चुके हैं कि जहां सुनना कौशल आधारशिला है, बोलने की अभिव्यक्ति हमें आनी चाहिए, लेकिन हमारा पठन कौशल भी जो है वो महत्वपूर्ण कौशल है। पढ़ने का कौशल भी विद्यार्थी के अंदर आना चाहिए, तब कहीं जाकर वो विश्व में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को वो ले पाएगा और उस ज्ञान में से अर्थ ग्रहण वो कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अब वाचन शब्द किससे बना है? वाक धातु से बना है, और वाक का अर्थ क्या हुआ? शब्द, वाणी, कथन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखित अथवा छपी हुई सामग्री का उच्चारण करना वाचन या पठन कहलाता है। आगे बात हमें समझ में, लिखित सामग्री जो हमें मिल रही है उसका जब हमने उच्चारण के माध्यम से क्या किया है, वाचन किया है, पठन किया है, तो वो कहलाता है हमारा पठन कौशल। आगे देखिए, वाचन का विकसित अर्थ है लिखी या छपी सामग्री को अर्थ सहित ग्रहण करना, यानी कि समझना। तो सबसे मुख्य बात वाचन कौशल के अंदर, पठन कौशल के अंदर क्या है? उच्चारण के द्वारा हमने किसी पाठ को पढ़ तो लिया है, लेकिन पाठ पढ़ने के बाद हम उस लिखी या छपी सामग्री को अर्थ ग्रहण कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। यही है वाचन कौशल की सबसे बड़ी उपयोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर देखिए, पढ़ने के लिए पठन या वाचन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी रूप में आपको मिल सकता है, तो पठन कौशल या वाचन कौशल। फिर आगे वाचन। अब देखिए, वाचन विधि जब हमने पढ़ी थी तो वाचन विधि में हमने देखा था कि वाचन के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो सहस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। इस पर फिर हम बात कर लेते हैं। स्वर के साथ, यानी कि सहस्वर, स्वर के साथ आप जब बोल रहे हैं, तेज तेज पढ़ रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा सहस्वर वाचन। और मौन वाचन, जब आप मन ही मन उन शब्दों को पढ़ रहे हैं और आप अर्थ ग्रहण कर पाने में सक्षम हो रहे हैं बिना किसी आवाज के, जब आपने कोई वाचन किया तो वो तो कहलाया मौन वाचन। और स्वर के साथ आपने जब तेज बोलकर उच्चारण किया तो वो वाचन कहलाता है हमारा सहस्वर वाचन। इसके प्रकारों पर भी हम बात कर चुके हैं और देखते हैं। देखिए आगे हम अब सहस्वर वाचन को हम जानते हैं। देखिए, व्यक्तिगत वाचन भी हो सकता है इसका एक प्रकार, और दूसरा कौन सा है? सामूहिक या संवेद वाचन। समझ में आया आपको? यानी कि जब एक विद्यार्थी ने उच्चारण किया स्वर के साथ में, तो वो जो वाचन कहलाता है वो है व्यक्तिगत वाचन। लेकिन जब हम पूरी कक्षा के अंदर सभी विद्यार्थियों के साथ एक ही स्वर में उस पाठ का वाचन करवा रहे हैं, तो फिर वो वाचन कहलाता है सामूहिक या संवेद वाचन। सामूहिक वाचन और संवेद वाचन जो है पूरी कक्षा में संकोची विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उचित माध्यम रहता है। जो विद्यार्थी संकोच करते हैं, आगे आने पर वो पढ़ते नहीं है, उन विद्यार्थियों की झिझक को, संकोच को इस माध्यम से क्या है, दूर किया जा सकता है। तो देख लीजिए, वाचन के 2 प्रकार, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। फिर हम सहस्वर वाचन को 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आपका व्यक्तिगत वाचन और दूसरा है हमारा सामूहिक या संवेद वाचन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब
पठन कौशल या प्रक्रिया के सोपान क्या रहते हैं, किस तरह से इस पठन की प्रक्रिया को विद्यार्थियों के अंतर्गत लाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका सोपान है वो प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान शब्द को हम जान लें तो प्रत्यभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है ये स्मृति जन्य जो ज्ञान है उसे हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। यानी कि स्मृति के आधार पर कोई बात आपको याद रह गई है, कोई ज्ञान आपको याद रह गया है, तो वो कहलाता है हमारा प्रत्यभिज्ञान। अब देखिए आगे, पठन का यांत्रिक पक्ष अर्थात जोर से पढ़ना या मन में पढ़ना। इसके बाद देखिए आप, प्रत्यभिज्ञान का आशय है शब्दों के दृश्य, रचना एवं श्रव्य उच्चारण रूपों को समझकर मानसिक बिंब की रचना करना। आगे बात समझ में आपको, प्रत्यभिज्ञान की चर्चा भी हमने की। प्रत्यभिज्ञान शब्द का अर्थ है कि स्मृति के आधार पर अगर कोई आपको ज्ञान आधार है या आपको ज्ञान याद है तो वो कहलाता है हमारा प्रत्यभिज्ञान। कैसे, देखिए, शब्दों के दृश्य, रचना एवं श्रव्य उच्चारण रूपों को समझकर आपने कोई रचना देखी, दृश्य रूप में आपने किसी चित्र को देखा या आपने किसी चित्र के बारे में सुना, तो फिर अगर आपको मन में, आपके मस्तिष्क में कोई बिंब बन जाता है तो वो कहलाता है हमारा मानसिक बिंब, और उसके आधार पर फिर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं या फिर वाचन करते हैं। आगे देखिए, शब्द के रूप, ध्वनि, अर्थ के संयोग से पाठक के मस्तिष्क में शब्द का बिंब बनता है। आगे बात समझ में, प्रत्यभिज्ञान को ही समझाने के यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार है, माध्यम है। इसके बाद पठन में दक्षता प्राप्त पाठक शब्द के अक्षरों को अलग अलग न देखकर उसे संपूर्णता से देखता है और अर्थ ग्रहण करता है, और यही है वाचन कौशल की कुशलता कि यहाँ पर जिसने पठन में दक्षता को प्राप्त कर लिया है वो पूरे पाठ के शब्दों को अलग अलग ना करके एक पूरे वाक्य को पढ़कर, पूरे पाठ को पढ़कर उसमें से जो भी उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, उस पाठ की संपूर्णता को वो ग्रहण कर पा रहा है, ये है वाचन कौशल की कुशलता। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम आगे अर्थ ग्रहण। अब अर्थ ग्रहण में विद्यार्थी कैसे इसमें अपनी उपयोगिता को लेकर आते हैं, कैसे अर्थ को ग्रहण करते हैं वे देखिए। पठित सामग्री में निहित अर्थ को समझना एवं उसकी व्याख्या तथा विश्लेषण करना अर्थ ग्रहण के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि पाठ तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन पाठ पढ़ने के बाद अगर हम उसके अर्थ को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाए तो उस वाचन कौशल की, उस पठन कौशल की कोई उपयोगिता नहीं है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से पठन के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से हैं अर्थ ग्रहण की दृष्टि से पठन के 3 स्तर, देखते हैं। देखिए, अभिधात्मक पठन। अभिधात्मक, सीधे सादे शब्दों में आपने उस पाठ को पढ़ा और उसके ज्ञान को प्राप्त किया, उसके निहित अर्थ को आपने प्राप्त किया। अर्थ का तथ्यात्मक निरूपण, जानकारी प्राप्त होती है। अभिधा के रूप में, सीधे सादे रूप में आपने कोई जानकारी को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद देखिए दूसरा, आलोचनात्मक पठन। जब आलोचनात्मक स्तर पर आप जाते हैं, उस पाठ का विश्लेषण करते हैं एक आलोचक के रूप में, तो फिर उसका लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ क्या है, वो पाठ क्या संदेश देना चाहता है, उस पाठ को, उस अर्थ को समझने में सक्षम होना, वो कहलाता है हमारा आलोचनात्मक पठन। इसके बाद सृजनात्मक पठन। अब पाठक स्वानुभव के आधार पर लेखक के विचारों का मूल्यांकन करते हुए नई कल्पना, दृष्टिकोण, निष्कर्ष की स्थापना करता है। तो देखिए, अर्थ ग्रहण की दृष्टि से अगर हम वाचन कौशल के हम अगर प्रकार देखें या स्तर देखें तो 3 स्तर हमारे सामने आए हैं। सबसे पहला अभिधात्मक पठन, जिसमें हमने कोई तथ्यात्मक जानकारी के ज्ञान को प्राप्त किया। दूसरा है आलोचनात्मक पठन, यानी कि लेखक का लक्ष्यार्थ और लेखक व्यंजना के माध्यम से क्या संदेश पाठकों को देना चाहता है, उस संदेश को ग्रहण करने में सक्षम बनना। और तीसरा तो सृजनात्मक पठन, कि अगर हम उस पाठ को, उस कवि और या लेखक की रचना को पढ़कर हम खुद उसका मौलिक मूल्यांकन कर पाए या अपनी तरफ से कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत कर पाए, तो वो है सृजनात्मक पठन। ये तीनों ही जो है आपके पठन कौशल प्रक्रिया के सोपान है, अर्थ ग्रहण के अंतर्गत आने वाले। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया, कि आपने क्या कर लिया है, सबसे पहले तो आपने पाठ को पढ़ लिया था, फिर दूसरा आपने क्या किया, प्रत्यभिज्ञान कर लिया था, फिर दूसरा आपने क्या किया, उसमें अर्थ ग्रहण को करने में आप सक्षम बने। अब उसके मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे आगे बढ़ती है, देखते हैं। सबसे पहले पाठक ग्रहित विचारों की उपयोगिता, औचित्य एवं विश्वसनीयता का निर्धारण करता है। सबसे पहले जब आपने पाठ को पढ़ लिया है तो पाठ में क्या पाठक जो विचारों को ग्रहण कर पा रहा है, उनकी उपयोगिता क्या है, आगे जीवन में इसका उपयोग क्या है, पाठ को पढ़ने के बाद उसकी उपयोगिता किस रूप में सामने आ रही है। दूसरा औचित्य क्या है, जो भी पाठ या जो भी पाठ्यक्रम में विषय वस्तु लगाई गई है उसकी औचित्य को देखकर बातचीत करना, उसके अर्थ को समझना एवं विश्वसनीयता का निर्धारण करता है। इसके बाद देखिए आप, अच्छा पाठक लेखक के द्वारा प्रस्तुत घटना, विचार,
चरित्र या मंतव्य को समझते हुए उसका मूल्यांकन करता है, जिसमें पठन कौशल विकसित हो चुका है, जिसकी वाचन शैली पूरी तरह से विकसित हो गई है। फिर वो इस तरह से जो है वो लेखक के पाठ के मंतव्य को समझकर मूल्यांकन कर पाने में धीरे धीरे सक्षम होते चले जाते हैं। इसके बाद देखिए, भावात्मक एवं वैचारिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है कि कविता को पढ़ा है तो कौन सा भाव सामने आया है, और किसी गद्य के पाठ को पढ़ा है तो कौन सी वैचारिक प्रतिक्रिया पाठक को व्यक्त करनी है। इसमें जो है वो धीरे धीरे सक्षम बनता है, और ये किसी भी वाचन कौशल के मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया का आयाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में कैसे लेकर आएंगे इसको हम, तो देखिए सबसे पहले अनुप्रयोग पठन क्रिया का अंतिम सोपान है, यानी कि जब हम पठन की प्रक्रिया को लेकर आ रहे हैं तो जो आपका अनुप्रयोग है वो आपकी इस कौशल का क्या है, अंतिम सोपान है। इसके बाद देखिए अनुप्रयोग का अर्थ है क्या, तो देखिए अनु तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ ही है कि बाद में आप किस रूप में, किस प्रयोग में उस पाठ के विचारों को लेकर आ रहे हैं। तो देखिए पाठ्य सामग्री में निहित वे भाव, आदर्श, मूल्यों जिनसे हम सहमत हो उन्हें आत्मसात कर अपने जीवन में उतार लेना, यही किसी भी गद्य के पाठ या गद्य की लेखक की रचना को पढ़कर अनुप्रयोग में लिए जाने वाली प्रक्रिया का सोपान है कि आपने उस पाठ को पढ़कर अपने जीवन में कौन से आदर्श, कौन से मूल्य, कौन से भावों से आप सहमत हैं और अपने जीवन में आत्मसात कर कर आप उन मूल्यों के साथ, संवेदना के मूल्यों के साथ, उन संवेदना के पक्ष के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, पठन का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब पाठक पाठ्य सामग्री को पढ़कर विचारों, कार्यों, व्यवहार कौशल, अभिरुचि, जीवन मूल्यों में परिष्कार करता है। तो जब अनुप्रयोग में आप इन सब को अपने जीवन में उतार रहे हैं और जब आप पाठ्य सामग्री को पढ़कर इतने कार्यों में कुशलता को ला रहे हैं, तभी जो है जीवन मूल्यों में परिष्कार करता है और आपकी अभिरुचि बढ़ती है। यही वाचन कौशल और पठन कौशल का अंतिम, हम कहें कि प्रक्रिया का अंतिम सोपान या इसका उद्देश्य है। इसके बाद देखते हैं आगे हम उदाहरणतः इस बात को पुष्ट करते हैं। देखिए, वीर रस की कविता को पढ़ने का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब पाठक में वीर रस की भावनाएं जागृत हो जाए, अर्थात कविता के भाव पाठक के भाव से एकाकार हो जाए। ये तो वीर रस की बात हो रही है। अगर कोई भी कविता पढ़कर साधारणीकरण के माध्यम से उस कविता से पूर्ण रूप से जुड़ गए हैं, अपने व्यक्तित्व से परे होकर, तब कहीं जाकर किसी भी वाचन का जो पढ़ने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वाचन के प्रकार, इस पर भी एक नजर डालते हैं कि वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं और परीक्षाओं में हमें किस तरह के प्रश्न मिलते हैं। देखिए वाचन के प्रकार, स्वस्वर वाचन, मौन वाचन। स्वस्वर वाचन पर हम बात कर चुके हैं। ध्वनियुक्त उच्चारण करना स्वस्वर पाठन कहलाता है। और फिर पढ़ने वाले की आवाज दूसरों को सुनाई देती है, तभी तो हम इसे स्वस्वर वाचन कह रहे हैं। चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामूहिक रूप से हो, आवाज दूसरों तक सुनाई देनी चाहिए। इसके बाद देखिए, इसे व्यक्त पठन या मुखर पठन भी कहते हैं। इसके बाद स्वस्वर वाचन से निसंकोच, आत्मविश्वास पूर्वक एवं व्याख्या देने की कला का विकास होता है। अगर हमें पाठ पढ़ने का कौशल विकसित हो गया है हमारे अंदर और हम स्वस्वर वाचन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से एक तो निसंकोच, हमारा संकोच दूर हो गया है, हमारे अंदर आत्मविश्वास का भाव जागृत हो गया है, और साथ ही हम किसी भी व्याख्यान कला में विकसित हो जाते हैं। व्याख्या देने की कला में हम निपुणता को प्राप्त करते चले जाते हैं। यह है स्वस्वर वाचन की विशेषताएं जो एक विद्यार्थी के मन के अंदर या विद्यार्थी के व्यक्तित्व के अंदर लेकर आती है स्वस्वर वाचन। अब देखिए आप, लिपिबद्ध अक्षरों को देखना। स्वस्वर वाचन की क्रियाओं में जो भी लिपिबद्ध लिखा हुआ रूप है, एक लिखित रूप है, उसको पहले देखना। देखने के बाद अक्षरों की पहचान करना कि आप उस अक्षर को पढ़ पा रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद अर्थ ग्रहण करना। फिर हमने उस पाठ को पढ़ने के बाद कोई सार या कोई इसका मंतव्य है, उसका सारांश ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद शब्दों को समझना कि जो भी शब्द उसके अंदर आए हैं उसको क्या समझ विकसित हो गई है विद्यार्थी की उसको पढ़ने में या उस ज्ञान को लेने में। इसके बाद देखिए स्वस्वर वाचन के उद्देश्य क्या है, तो देखिए शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण पठन का अभ्यास ही स्वस्वर वाचन का उद्देश्य है। अगर हमें उसके स्पष्ट उच्चारण पर काम करना है विद्यार्थी के साथ, तो फिर हमें उसे स्वस्वर वाचन के कई अवसर कक्षा में विद्यार्थियों को देने चाहिए। इसके बाद देखिए लेखक के भावानुसार आरोह, अवरोह, यति, गति के साथ पठन का अभ्यास, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। कितना ही जो हमने अभी के टॉपिक किए हैं उन पर भी हम बात कर चुके हैं कि लेखक का जो भी भावानुसार जो भी आरोह, अवरोह, यति, गति, कहाँ विराम चिन्हों पर विद्यार्थी को रुकना है, ये सारे कौशल जो है वो वाचन
कौशल के माध्यम से जो है पूरे होते हैं। ये वाचन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके बाद देखिए आप ध्वनियों के ध्वनि प्रतीकों का सापेक्षिक ज्ञान, कि जो भी मात्रा बोल रहे हैं उन मात्रा का, जो भी शब्द बोल रहे हैं उनका एक ज्ञान भी विद्यार्थियों को होना चाहिए, तभी उसका स्वस्वर वाचन स्पष्ट उच्चारण के रूप में सामने आएगा। इसके बाद देखते हैं अनुशासित पठन का अभ्यास, क्योंकि स्वस्वर पाठ का अगर अवसर किसी विद्यार्थी को कक्षा में दिया गया है तो फिर उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अनुशासित रूप में उस पाठ को स्पष्ट रूप में उच्चारित करते हुए विद्यार्थियों के सामने पढ़े। तो अनुशासित पठन का अभ्यास इससे होता ही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अब स्वस्वर वाचन के प्रकार पर बात कर लेते हैं, उनको और जान लेते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन विधिवत रूप से और आज देख लेते हैं। देखिए नियम, व्यक्तिगत स्वस्वर वाचन बात कर चुके हैं इस पर हम। जब एक विद्यार्थी जो है स्वर के साथ वाचन कर रहा है उसे हमने कहा स्वस्वर वाचन, वो कौन सा प्रकार है, व्यक्तिगत रूप से। दूसरा आप देखिए सामूहिक संवेद एक साथ वाचन, जब कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ एक साथ पाठ का वाचन करवाया जा रहा है तो वो सामूहिक या संवेद वाचन कहलाता है और सभी का स्वर जो है वो एक साथ आना चाहिए। इसके बाद देखिए आप व्यक्तिगत स्वस्वर वाचन में एक ही व्यक्ति द्वारा ध्वनियुक्त उच्चारण किया जाता है। विद्यार्थी अपनी बुद्धि, योग्यता एवं क्षमता से वाचन करता है। बिल्कुल, जब व्यक्तिगत स्वस्वर वाचन है तो विद्यार्थी की जैसी बुद्धि है, योग्यता है, उसकी क्षमता है, उसी के अनुसार वो अपनी योग्यताओं के आधार पर अगर वो शुद्ध उच्चारण करता है तो ये स्किल उसकी अपने आप डेवलप हो ही जाएगी। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत स्वस्वर पठन के माध्यम से उच्चारण क्षमता एवं योग्यता में आवश्यक सुधार किया जाता है। अब व्यक्तिगत वाचन हमने किसी विद्यार्थी से करवाया और उसमें अगर कुछ अशुद्धियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, तो फिर हम उसमें कुछ सुधार करवाते हैं। अगर वो स्पष्ट वाचन कर रहा है फिर तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन अगर किन्हीं शब्दों को बोलने में उसमें झिझक है, किन्हीं शब्दों को वो अस्पष्ट बोल रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है वो उसमें उसका सुधार किया जाता है और वो कौशल उसमें विकसित किया जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। व्यक्तिगत स्वस्वर वाचन के प्रकार भी अब कितने प्रकार के होते हैं उनको भी जान ले हम। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आदर्श पठन, हम सभी जानते हैं कि आदर्श पठन कौन करता है, शिक्षक करता है। फिर देख लेते हैं आदर्श पठन में ये क्या इसके मूल मानदंड हैं। तो देखिए अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पठन, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं, इसीलिए आदर्श पठन जो है वो हमेशा शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब शिक्षक भी आदर्श पठन को करते समय किन किन मानदंडों को ध्यान में रखता है तो उसको देख लेते हैं। देखिए शिक्षक द्वारा पाठ्य सामग्री का परिचय एवं पठन का मानदंड प्रस्तुत करना, क्योंकि शिक्षक का अनुकरण ही विद्यार्थी करेंगे तो किस आधार पर उस पाठ के मानदंड क्या हैं, कैसे उसका वाचन करना है, ये सब जानकारी शिक्षक को होना जरूरी है। तभी शिक्षक जो है वो आदर्श पठन के रूप में विद्यार्थियों के सामने आएगा। फिर देखते हैं, देखिए आगे अनुकरण पठन। हम सभी जानते हैं कि कक्षा में अनुकरण कौन करेगा, विद्यार्थी। तो जब शिक्षक ने आदर्श पठन कर दिया है, आदर्श वाचन कर दिया है, विद्यार्थियों को अब अनुकरण करना है, तो अनुकरण पठन हमेशा विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत वाक्यांश पाठ्य सामग्री को दोहराते हैं। तो अब शिक्षक का अनुकरण कौन करेगा, विद्यार्थी करेगा। तो फिर विद्यार्थी को अपना अनुकरण करना ही है, शिक्षक को आदर्श मॉडल के रूप में लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सामूहिक या संवेद स्वस्वर वाचन में इसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखकर शिक्षक अपनी कक्षा में कार्य करता है। तो सबसे पहला देखिए पूरी कक्षा या छात्र समूह का सामूहिक रूप से स्वस्वर वाचन पाठ्य सामग्री करते हैं। आगे बात समझ में, स्वस्वर वाचन तो है लेकिन स्वस्वर वाचन का कौन सा प्रकार है, ये सामूहिक या संवेद स्वस्वर पाठ है। पूरी कक्षा एक साथ एक ही पाठ को पढ़ रही है, तो यहां पर सामूहिक रूप से सभी का स्वस्वर वाचन करवा दिया गया है। अब कक्षा के साथ समूह में वाचन अधिक लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है कि जो संकोची स्वभाव के विद्यार्थी होते हैं, जिनको आगे मंच पर आने में का भय रहता है, जो आगे आकर नहीं पढ़ते हैं, वे विद्यार्थी भी सामूहिक वाचन में लाभ को प्राप्त करते हैं और उनकी कमियों को इससे दूर किया जा सकता है। इसीलिए कक्षा में समूह के साथ वाचन करना लाभदायक रहता है। इसके बाद देखिए स्वस्वर वाचन का अभ्यास होने के बाद विद्यार्थी अकेले भी आत्मविश्वास से बोलना सीख जाते हैं। जब एक साथ हमने क्या करवा दिया है, उनका वाचन करवा दिया है, तो जिन विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है फिर वो अकेले में भी क्या कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ किसी भी पाठ का वाचन कर सकते हैं। उनमें पढ़ने का कौशल जो है वो विकसित हो चुका है।
इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, मंद बुद्धि छात्रों के लिए वाचन उपयोगी रहता है। हम बात कर चुके हैं कक्षा में सभी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनका स्तर एक जैसा नहीं है, कुछ संकोची है, कुछ भय से युक्त हैं, किन्हीं को आगे आने का फोबिया है, वो नहीं पढ़ते हैं, और कुछ विद्यार्थी मंद बुद्धि आत्म केंद्रित होते हैं, बात नहीं करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये वाचन सबसे ज्यादा उपयोगी रहता है। इसके बाद आगे बढ़िए, देखिए अब पठन कौशल सहस्वर वाचन में ध्यान रखने योग्य सावधानियां कौन कौन सी है। ध्वनियों का शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण ये तो शिक्षक के लिए और विद्यार्थियों के लिए मूलभूत आवश्यकता है कि शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण उसे करना ही है। मिलती जुलती ध्वनियों के उच्चारण में होने वाली त्रुटियों में यथासंभव सुधार आवश्यक होता है। कभी देखने की दृष्टि से, कभी भ्रम के कारण किन्हीं शब्दों को हम जो है वो सही नहीं बोल पाते हैं, तो वो कौशल भी हमें होना चाहिए। छोटा सा एक शब्द है, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, सृजन इस तरह से भी लिखा जाता है और सर्जन लिखने का ये भी एक प्रकार है। दोनों ही जो प्रकार हैं वो सही है, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग है। इसको सृजन कहा जाता है, इसको सर्जन कहा जाता है। तो फिर अगर ये ज्ञान बोलने का हम में नहीं है, ये उच्चारण क्षमता हम में नहीं है, तो फिर वहां पर जो है वो त्रुटियां होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए मिलते जुलते शब्दों पर भी बोलने का जो पकड़ है या बोलने का जो अभ्यास है वो विद्यार्थियों का और शिक्षक का होना ही चाहिए। उन्हें इस कार्य में अभ्यस्त होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब उच्चारण में स्पष्टता और पठन गति का नियंत्रण। हम देखते हैं कि एक ही कक्षा में अगर विद्यार्थी हैं तो कुछ विद्यार्थी तो बहुत तेज गति से पाठ को पढ़ जाते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। इसीलिए अगर हमें पठन कौशल में स्वस्वर वाचन अगर हम करवा रहे हैं तो इस सावधानी का ध्यान भी रखना होगा कि उनकी पठन की गति, जो स्पष्टता है, जो सुनने वाला वर्ग है, उस पर वो उचित माध्यम से आए। इसके बाद देखिए आप, उच्चारण में शुद्धता के साथ साथ स्पष्टता होना भी आवश्यक है। हम बात कर चुके हैं इस पर भी। देखिए आगे, पाठ की गति पर नियंत्रण रखना होता है। कोई तेज गति से ना पढ़ दे, कोई धीमी गति से ना पढ़ दे। इसीलिए पाठ को एक समान गति से पढ़ने का कौशल भी विद्यार्थी में होना चाहिए। भाषा एवं विचार की दृष्टि से कठिन पाठ्य सामग्री को धीमी गति से पढ़ना आवश्यक हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको? अगर कोई आप निबंध पढ़ रहे हैं, कोई आप क्लिष्ट रचना पढ़ रहे हैं, तो फिर उसको तो आपको धीमी गति से पढ़ना है। ये नहीं कि वो भी आपने स्वस्वर वाचन के माध्यम से, एक तेज गति के माध्यम से पूरे पाठ को आपने पढ़ दिया। तो ये कुछ भाषा और विचार की दृष्टि से ये बोलने का जो नियंत्रण है, गति पर जो नियंत्रण रखना है, या फिर स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता, ये सब शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों के साथ इसको लेकर कार्य करेगा और उनमें वो सारे कौशल और सारी दक्षताओं को उत्पन्न करेगा। और अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने के पूरे एफर्ट्स वो शिक्षक को करने ही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम और कौन सी सावधानियां रखनी है। विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पढ़ा जाना चाहिए, अन्यथा अर्थ ग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है। बहुत से उदाहरण हमने पढ़े हैं, बहुत सी कहानियों को हमने पढ़ा है। अगर विराम चिन्हों को उल्टा सीधा लगा दिया जाए या विराम चिन्हों को समाप्त कर दिया जाए तो जो पठन है, जो वाचन कौशल है, या जो भी लिखी हुई सामग्री हमारे पास थी उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। तो विराम चिन्हों का पूरा ध्यान पढ़ते समय रखना चाहिए। कहाँ रुकना है, कहाँ संवाद खत्म हो गया है, कहाँ बल देना है, कहाँ विस्मय के साथ बोलना है, किस भाव के साथ आपको प्रस्तुत करना है, ये सारी योग्यताएं विराम चिन्हों के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर आनी ही चाहिए। इसके बाद देखिए आप, स्वस्वर पठन में प्रवाह और प्रभाव के लिए उचित आरोह अवरोह का ध्यान बात कर चुके हैं। इस पर भी हम देखिए आवश्यक है, ताकि पाठक पाठ्य वस्तु में निहित भाव, विचार की स्वतः अनुभूति करते रहे। तो जब पढ़ने के कौशल विकसित हो जाएंगे और ये सावधानी अगर विद्यार्थी के अंदर आ जाएगी तो फिर कोई भी पाठ हो, कोई भी विचार हो, उनकी अनुभूतियां स्वतः ही विद्यार्थी लेने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। स्वस्वर वाचन करते समय पाठ्य सामग्री से तादात्म्य स्थापित करने हेतु उचित भाव भंगिमा का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है। इस पर भी हम बात कर चुके हैं, कोई नई बात आपके सामने नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वस्वर वाचन में आवाज कक्षानुरूप होनी चाहिए। बिल्कुल, कक्षा में आवाज ना तो धीमी हो, ना ही बहुत तेज गति के साथ हो। कक्षा के वातावरण के अनुसार विद्यार्थी या शिक्षक को अपनी आवाज का जो है वो गति या उसकी ध्वनि रखनी चाहिए। वाचन का स्वर्ण अधिक ऊंचा होना चाहिए, नहीं अधिक धीमा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वस्वर वाचन सदैव
सीधे खड़े होकर कराया जाना चाहिए, पुस्तक बाएं हाथ में होनी चाहिए। ये कुछ नियम है कक्षा में, जहां विद्यार्थियों का जब स्वर वाचन करवाया जा रहा है तो फिर शिक्षक को नियमों का ध्यान रखकर ही ये वाचन के कौशल या पठन का कौशल विद्यार्थियों में विकसित करना चाहिए। क्योंकि पहले जो कौशल विकसित हो चुका है, चाहे शिक्षक ने कोई सी भी नींव विद्यार्थी में डाल दी है, वही नींव उसकी आजीवन रहती है। तो कुछ नियम है कि सदैव सीधे ही खड़े रहे, अपनी किताब को जो है वो बाई हाथ में रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए, कैसे उसका वाचन करना है, ये सारे कौशल शिक्षक को विद्यार्थियों को देने होंगे, ये सावधानियां बतानी होगी। तब कहीं जाकर विद्यार्थी अनुकरण करेंगे तो फिर यहां पर कोई संभावना नहीं रहेगी गलती होने की। आगे देखिए, आगे स्वस्वर वाचन में छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को अध्यापक के आदर्श वाचन के द्वारा सुधारना चाहिए। बार बार हम इस पर बात कर चुके हैं, ताकि भविष्य में छात्र उन्हें दोहराए नहीं और कोई गलतियां जो है विद्यार्थी के वाचन में न जाए और जो विद्यार्थी है शुद्ध उच्चारण के साथ अपने वाचन के कौशल में विकसित हो। इसके बाद देखिए आप, अब स्वस्वर वाचन के गुण कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि इन गुणों को लेकर भी कई बार आपके उच्चारण कौशल में और वाचन की विधि में प्रश्न आए हैं, तो हम वहां पर कई बार लगा देते हैं उपर्युक्त सभी। तो एक अगर दृष्टि से हम इन सारे गुणों को देख लेंगे तो फिर और भी कोई गुण जो हमने नहीं पढ़ा हो उस पर अगर हमारी दृष्टि डल जाती है और हम उसे याद कर लेते हैं तो फिर हमें और भी अपने प्रश्नों के उत्तर देने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो शुद्ध उच्चारण तो स्वस्वर वाचन में होना ही चाहिए, इसका गुण है ही ये। दूसरा, ध्वनि निर्गम, जो ध्वनि बाहर निकल रही है वो शुद्ध, तेज, जैसा गति है उस गति के साथ ही बाहर आए, ध्वनि उसी रूप में निकले। बल एवं विराम, कहां पर बल देना है, कहां पर रुकना है, ये भी स्वस्वर वाचन के गुण हैं। इसके बाद देखिए, लय और ताल, अगर कोई कविता पाठ पढ़ रहे हैं, कोई काव्य पाठ करवा रहे हैं तो उसमें किस लय के साथ, किस ताल के साथ आना चाहिए स्वर, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हाव भाव, किस हाव भाव भंगिमा के साथ पाठ को पढ़ रहे हैं, तो फिर ये ध्यान भी जो है हमें स्वस्वर वाचन में रखना होगा। इसके बाद वाचन की मुद्रा, वाचन की मुद्रा पर अभी हम बात कर चुके हैं कि वाचन किस प्रकार खड़े होकर कौन से किताब को कौन से हाथ में लेना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, स्वर माधुर्य, कि अगर कोई पाठ जो है वो संवेदनशील रूप में आया है तो उसको फिर हमें कैसे पढ़ना है, कैसे अपने स्वर में माधुर्य लेकर आना है, और कोई ओजपूर्ण कविता है तो कैसे हम उसको प्रस्तुत करें। किसी कवि या लेखक के विचार ओज या वीर रस से परिपूर्ण है, क्रोध वाला भाव वहां आया है, तो किस स्वर के साथ हमें उस पाठ को पढ़ना है। इसके बाद प्रभावोत्पादकता, कि अगर पाठ को हमने पढ़ा है तो पाठ को पढ़ने के बाद सभी विद्यार्थियों पर उसका प्रभावोत्पादकता के रूप में आना ही चाहिए कि उसके पढ़ने से सभी जो है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इसके बाद देखिए, स्वाभाविकता, सहज रूप से पढ़ना है हमें, कोई बनावटीपन या आडंबर वहां पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद अंग संचालन, अगर पाठ का वाचन करवाया जा रहा है तो वाचन मुद्रा के साथ साथ अंग संचालन का भी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बाद ये थे स्वस्वर वाचन के गुण, कि ये गुण या ये कौशल विद्यार्थी में होने चाहिए। इसके बाद देखिए, और इसके उद्देश्य किस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो पहला, ज्ञान करवाना, स्वस्वर पाठ, पाठ आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी रचना आप पढ़ा रहे हैं तो फिर ज्ञान किस रूप में, छात्रों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और शब्द सुक्ति भंडार में वृद्धि करना, कि उनका शब्द सुक्ति भंडार, उनका शब्दकोश जो है उस कोश में वृद्धि हो जाए और उन्हें लिपि जो लिखित रूप में सामग्री आई है उसे पढ़ने का स्पष्ट ज्ञान उनमें होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए उनको। उसके बाद कौशल, छात्रों को गद्य का अक्षरोच्चारण, शुद्ध उच्चारण, उचित भावानुकूल प्रवाह के साथ वाचन के लिए प्रशिक्षित करना। विद्यार्थी के लिए ये शिक्षक सारे कार्य करेगा ही, क्योंकि विद्यार्थी तो हमेशा अनुकरण वाचन करता है और शिक्षक जो है वो आदर्श वाचन करता है। तो ये सारे ज्ञान और कौशल तो विद्यार्थी के अंदर आने ही चाहिए। किसके माध्यम से, कौन करेगा इन सब की पूर्ति, शिक्षक जो है ये सारे एफर्ट्स अपने विद्यार्थी के साथ करेगा। इसके बाद देखिए, रुचि, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगर ये रुचि ही उत्पन्न नहीं हुई तो विद्यार्थी पठन या वाचन कौशल में अपनी रुचि को अभिव्यक्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो रुचि को उत्पन्न करना, ताकि यह वाचन या पठन के जितने भी कौशल है वो विद्यार्थी के अंदर विकसित हो जाए। इसके बाद देखिए आप, वाचन कौशल शिक्षण की शिक्षा विधिवत होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। हमारे पहली से लेकर 5वीं तक का जो स्तर है, प्राथमिक स्तर तक ये कौशल हमारे विकसित हो जाने चाहिए। हमने इसे पढ़ा है। वाचन की शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, वाचन कौशल की भी कितनी शिक्षण विधियां हैं और कितनी शिक्षण विधियों को हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी एग्जाम में हमें किस रूप में मिल जाए, कहां हमारा कैसा प्रश्न बनकर आ जाए, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला तो अनुकरण विधि है ही। इस विधि में विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। हिंदी में सभी वर्णों की ध्वनियां निश्चित है, तो जैसा विद्यार्थी को शिक्षक बोलना सिखाएगा वैसा ही अनुकरण विद्यार्थी करेंगे। संयोग से अगर विद्यार्थी
विद्यार्थी को इस स्तर पर कुशल शिक्षक मिल जाते हैं तो फिर ध्वनि संबंधी जितनी भी या वर्णों को बोलने की जितनी भी कौशल विद्यार्थी में विकसित हो जाएंगे वो आजीवन वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पर अगर कोई कमी या कोई दोष रह जाता है तो फिर शब्दों को पहचानना, उसके बोलना, या बहुत सारे कारण हैं जो शब्दों और वर्णों को बोलने में क्या करते हैं, अस्पष्टता या फिर कठिनाई को लेकर सामने आते हैं। दूसरी विधि को देखते हैं, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। ये भाषा शिक्षण यंत्र विधि किस काम को लेकर की जाती है? उच्चारण कौशल को, पठन कौशल को, वाचन कौशल को लेकर वाचन शिक्षण विधि में इसका काम किया जाता है। विधि तो अनुकरण प्रधान ही है क्योंकि इसमें भी शिक्षक का ही अनुकरण करना है विद्यार्थियों को। भाषा के शुद्ध उच्चारण वाला रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसका अनुकरण करना होता है। यहाँ पर रिकॉर्ड किसका बनाया गया है? शिक्षक का बनाया गया है। शिक्षक ने जैसा उच्चारण किया है वैसा ही विद्यार्थी करेंगे। तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि भी जो है वाचन या उच्चारण के कौशल को लेकर काम करती है। इसके बाद देखिए आप सामूहिक पठन विधि। सामूहिक पठन विधि तो है ही, कक्षा में अगर हम सामूहिक रूप से सबको एक साथ पाठ पढ़वा रहे हैं तो फिर इस रूप में क्या कार्य करती है? देखिए, आदर्श पाठ का अनुकरण सामूहिक रूप से करते हैं। इस विधि से बालकों का वाचन स्तर सुधरता है एवं वाचन संस्कार में मजबूती आती है। सारे एफर्ट करवाने ही है विद्यार्थियों के साथ तो उनका वाचन कौशल विकसित होगा ही। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम, देखो और कहो विधि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देखो और कहो विधि किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पठन कौशल, वाचन कौशल या फिर वाचन की विधि है। अब देखो और कहो विधि के अंदर होता क्या है? तो देखिए, इस विधि में अक्षरों व ध्वनियों के ज्ञान से पहले शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। इस विधि में आपने कोई अक्षर की जानकारी नहीं दी है, कोई स्वर, कोई व्यंजन की जानकारी आपने विद्यार्थियों को नहीं दी है। बस आपने क्या कर दिया है? पहले शब्दों से परिचय करवा दिया है। और हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो पहले उन्हें शब्द या फिर चित्र देखो, कोई हम चित्र दिखा देते हैं। अगर कोई सेव का चित्र है तो हमने सेव दिखा दी, अनार दिखा दी, हमने ऐसे चित्र दिखाए हैं। और चित्र दिखाने के बाद शब्दों पर क्या करवाई है? उनकी पकड़ बनवाई है। तो कोई विधिवत आपने इसमें कोई ध्वनि या अक्षरों का ज्ञान नहीं दिया, आपने केवल शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, शब्दों से परिचय करवाया है विद्यार्थी का। इसके बाद देखिए, शब्दों से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाया जाता है। बात कर चुकी हूं मैं अभी आपसे। बालक शब्दों एवं चित्र में सहसंबंध स्थापित कर लेते हैं और शिक्षक शब्द का उच्चारण, अनुकरण करवाता है। शिक्षक ने पहले शब्द का उच्चारण किया, फिर उसका अनुकरण विद्यार्थियों से करने के लिए कहा। तो देखो और कहो विधि हमारे वाचन कौशल को, हमारे उच्चारण कौशल को, पठन कौशल को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम साचर्य विधि। साचर्य विधि का अध्ययन भी हमने बहुत अच्छे से अपनी कक्षाओं में किया है। साचर्य विधि को देने वाली भी मारिया मोंटेसरी है। वो भी क्या करती है? देखिए, प्रतिपादक श्रीमती मारिया, इसको मारिया मोंटेसरी कर लीजिए आप। मोंटेसरी है। इस विधि के द्वारा खिलौनों, चित्रों, विभिन्न प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं शब्दों में साचर्य स्थापित किया जाता है। आपको विधि याद आ गई होगी जो हमने अपनी कक्षा में पढ़ी थी, किस तरह शब्दों और चित्रों का विद्यार्थी को साचर्य करना है। कहीं तो शब्द रख दिए गए हैं, कहीं चित्र लगा दिए गए हैं, कहीं वस्तु रख दी गई है। अब विद्यार्थियों को उनका मिलान करने के लिए कहा जाता है, साचर्य करने के लिए कहा जाता है। तो वहां पर भी पहले आपने क्या किया है? इस विधि के माध्यम से उनमें वाचन या उच्चारण के कौशल को विकसित किया है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्वनि साम्य विधि। तो ध्वनि साम्य विधि भी देख लीजिए आप, जो है उच्चारण कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। अब समान उच्चारण वाले शब्द कौन कौन से हो गए हैं? अगर मान लीजिए कर्म हो गया है, मर्म हो गया है, धर्म हो गया है, या फिर हम कहें कि राम हो गया है, श्याम हो गया है, नाम हो गया है, ऐसे अगर एक ध्वनि साम्य रखने वाले शब्द आ रहे हैं तो उन शब्दों का हम संकलन कर लें। उन शब्दों के माध्यम से अगर हम विद्यार्थियों को बोलना सिखाएं तो फिर समानो उच्चारण वाले शब्दों से भी उच्चारण कौशल को क्या किया जा सकता है? विकसित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली विधि है हमारी शब्द शिक्षण विधि। अब शब्द शिक्षण विधि तो मनोवैज्ञानिक विधि है ही, क्योंकि सार्थक शब्दों को पढ़ने की इसमें शिक्षा दी जाती है। अगर ये इस तरह से अलग अलग लिखा हुआ है, अगर हम कहें कि ये अलग अलग लिखा हुआ है, इसको अगर एक साथ हमें पढ़ना है, या हम कहें कि पहले तो हमने जो है स्वर और हमने व्यंजन का जो है वो ज्ञान विद्यार्थी को दे दिया, लेकिन अब शब्द के माध्यम से हम एक साथ कर कर इन्हें पढ़ाएं तो फिर विद्यार्थी जो हैं इन शब्दों से एक तालमेल बैठा लेते हैं। तो शब्द शिक्षण विधि सार्थक वर्णों के समूह से जो शब्द बनते हैं, इन शब्दों को पढ़ाकर सिखाकर अगर ज्ञान को दिया जाता है तो फिर वो कहलाती है शब्द शिक्षण विधि। और जब शब्दों से परिचय हो जाता है तो फिर विद्यार्थी जो है वो
पढ़ने की शिक्षा भी दी जाती है और उस शब्द का, उस पाठ का मंतव्य समझ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम अगली विधि है हमारी वर्ण शिक्षण विधि। आगे देखिए वर्ण शिक्षण विधि में, इस विधि में सिखाने का क्रम है स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और सार्थक शब्द। बात कर चुके हम, पहले स्वर सिखाए जाएंगे, फिर व्यंजन सिखाए जाएंगे, फिर उन स्वर और व्यंजन से मिलने वाले संयुक्त अक्षरों की ओर आगे हम बढ़ेंगे, और जब संयुक्त अक्षरों से हम जब आगे बढ़ेंगे तो सार्थक शब्दों की ओर हम बढ़ते जाएंगे और विद्यार्थियों को वर्ण से हम उच्चारण की ओर लेकर जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम वाक्य शिक्षण विधि। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि वाक्य शिक्षण विधि, इस प्रणाली में सिखाने का क्रम है। क्या क्रम है? वाक्य से प्रारंभ किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक पहले अपनी पूर्ण दृष्टि से वाक्य ही देखता है, तो इस वाक्य शिक्षण विधि में पहला पूरा वाक्य दे दिया गया है और वाक्य से फिर आप बोलने का एक प्रयास करवा रहे हैं, उनके उच्चारण कौशल को विकसित कर रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए आगे निष्कर्ष। क्या कहते हैं निष्कर्ष के रूप में हमारे शिक्षाविद? कोई भी विधि जो पूर्व वर्णित है अपने आप में पूर्ण नहीं है। शिक्षक को समय, सुविधा, परिस्थितियां एवं छात्र छात्राओं की रुचि के अनुसार जो विधि उपयुक्त लगे उसी को अपनानी चाहिए। शिक्षक इन विधियों को सहायक रूप में ही स्वीकार करें। बात आगे समझ में कि भाई हमने बहुत सारी शिक्षण की या वाचन की विधियों पर हमने बात तो की, लेकिन कक्षा के वातावरण को देखकर ये सारी विधियां जो है वो सहायक रूप में तो है, लेकिन फिर भी इनसे आगे कंफर्ट जोन में जाकर शिक्षक जिस विधि को अपनाना चाहे, मुक्त रूप से जिस विधि को लेकर अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल को विकसित करना चाहता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। बस उसे अपने विद्यार्थी के उच्चारण कौशल और वाचन कौशल को विकसित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मौन वाचन, अभी हमने बात की थी स्वस्वर वाचन। चूंकि हमें पठन कौशल में विकसित ही करना है विद्यार्थियों का स्वस्वर वाचन, और उसे मौन वाचन में हमें उसे दक्षता दिलानी है, तो विस्तृत अध्ययन अब हम करते हैं मौन वाचन का। मौन रहकर पढ़ने की क्रिया है ये, सभी जानते हैं कि मन में आपने मन ही मन शब्दों का उच्चारण करके किसी पाठ को पढ़ने की जो क्रिया अपनाई उसे हमने कहा मौन वाचन। इसके बाद होठ इसमें स्थिर रहते हैं, होठों की भी गतिशीलता यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद नेत्र एवं मस्तिष्क ही सक्रिय रहते हैं। नेत्र तो शब्दों को आगे पढ़ने के लिए और मस्तिष्क उन विचारों की क्रियाशीलता है, चिंतनशीलता को लेने के लिए। तो दो हमारी इंद्रियां जो है, नेत्र और मस्तिष्क जो है, वो यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। यह वाचन स्वयं के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए, अर्थ ग्रहण के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मौन वाचन किया जाता है। चलिए मौन वाचन के बारे में आगे और जानते हैं हम। तो देखिए मौन वाचन में सबसे पहला हमारे सामने आया है गंभीर मौन वाचन, यानी कि मौन वाचन के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार हमारे सामने आया है गंभीर मौन वाचन। क्या कहता है गंभीर मौन वाचन? हमें देखिए, प्रत्येक शब्द, भाव व वाक्य पर गंभीरता पूर्वक विचार अथवा मनन करते हुए वाचन करना ही क्या कहलाता है? हमारा गंभीर मौन वाचन कहलाता है। यानी कि आप मौन वाचन कर रहे हैं, गंभीरता को लेकर आ रहे हैं, तो प्रत्येक शब्द के साथ उसके भाव के साथ वाक्य में गंभीरता लाते हुए उसके अर्थ को ग्रहण करने में सक्षम बनना हमारा कहलाता है गंभीर मौन वाचन। इसके बाद देखिए आप त्वरित या द्रुत मौन वाचन। बहुत से पाठ हमें कई गति से पढ़ने पड़ते हैं, या हम कहें त्वरित का अर्थ होता है शीघ्रता, द्रुत का अर्थ भी है शीघ्रता से। जब हम किसी पाठ को द्रुतता के साथ, शीघ्रता के साथ, त्वरितता के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर वो मौन वाचन का दूसरा प्रकार है। यहाँ पर तो आपने गंभीर मौन वाचन करते हुए शब्द के प्रत्येक अर्थ को, भाव को ग्रहण करने की योग्यता अपने अंदर विकसित की है। लेकिन मौन वाचन का ही एक दूसरा प्रकार है त्वरित या द्रुत वाचन। उसमें आपने शीघ्रता के साथ किसी लंबे पाठ को जो है वो पढ़ने की प्रक्रिया को निभाया है, जैसे उपन्यास है, नाटक है, वहां पर हम जो है त्वरित या द्रुत मौन वाचन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गंभीर मनन किए बिना तेज गति से पढ़ना, तो यानी कि गंभीर मनन किए बिना तेज गति से पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए अगर हम विराम चिन्ह लगा लें तो हमने कोई गंभीर मनन किए बिना तेज गति से हमने किसी पाठ को पढ़ा, तो फिर जो है वो पाठ हमारा कहलाता है, वो मौन वाचन कहलाता है, त्वरित या द्रुत मौन वाचन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मौन वाचन के प्रयोजन क्या है, किन कारणों से मौन वाचन को उपयोगिता या इसको आगे लेकर आया जाता है, क्या कारण है वो? पाठ्य सामग्री में निहित विचारों को आत्मसात करना, क्योंकि हर बार जो है हर पाठ का जो वाचन है वो स्वस्वर वाचन नहीं कराया जा सकता है। तो विद्यार्थियों को अगर घर में पढ़ना है और घर से पढ़कर पाठ को आना है तो उनमें मौन वाचन का गुण भी जो है विकसित होना चाहिए, ये कौशल भी उनमें आना चाहिए। तो जो भी पाठ्य सामग्री में निहित विचार है उनके साथ आत्मसात बैठाना, उन विचारों के साथ एक तालमेल और तादात्म्य को बैठाना, ये भी मौन वाचन का एक जो है प्रयोजन है। इसके बाद पठन गति में तीव्रता लाना, क्योंकि पठन गति में तीव्रता,
मौन वाचन से ही लाई जा सकती है। इसके बाद पढ़ने की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना। अगर व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना है तो मौन वाचन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके बाद विद्यार्थी के अनुभव जगत तथा विचार क्षेत्र का विस्तार होता है। अब अगर मौन वाचन का गुण अगर विद्यार्थी में विकसित हो गया है तो वो जितनी भी पुस्तकों को पढ़ेगा तो उसके अनुभव जगत और उसके विचारों का क्षेत्र जो है वो अपने आप ही विस्तृत होता चला जाएगा। इसके बाद देखिए, पुस्तकालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर जहां अधिक जोर से बोलना वर्जित होता है, मौन वाचन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो देख लीजिए, मौन वाचन का सबसे बड़ा महत्व कहाँ है। अगर आप पुस्तकालय में बैठकर पढ़ रहे हैं और सार्वजनिक स्थल पर अगर आप अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अपने समय की उपयोगिता को लेकर आना चाहते हैं, तो वहां पर भी जो है मौन वाचन की उपयोगिता सबसे अधिक रूप में सामने आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब उद्देश्य क्या है इसके, और कम समय में अधिक सामग्री को आत्मसात करना हम बात कर चुके हैं। लंबा लंबा पाठ है, मौन वाचन हमने किया, शीघ्रता के साथ किया, द्रुत वाचन किया, त्वरितता को हम लेकर आए, तो फिर वहां पर हम अधिक सामग्री को कम समय में ही आत्मसात कर सकते हैं। इसके बाद लिखित सामग्री को पढ़कर समझना ही है मौन वाचन का उद्देश्य। फिर कल्पना शक्ति का विकास करना, पाठ को पढ़ते समय आपके मस्तिष्क में ऐसे बिंब बन जाए, आपकी कल्पना शक्ति या फिर हम कहें कि आपकी सृजनात्मकता, मौलिकता बढ़ जाए, तो ये भी मौन वाचन के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करते हैं मौन वाचन। जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़कर आप तार्किक होंगे, उतना ही आप तर्क और वितर्क करेंगे, और जब तर्क और वितर्क करने की राह पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उतना ही हमारा चिंतन का जो कौशल है वो विकसित होता है। इसके बाद देखिए, पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण कर भाव को समझने योग्य बनाना, ये तो है ही वाचन का उद्देश्य। इसके बाद तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना, ये भी जो है मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद देखिए आप, अब मौन वाचन का महत्व क्या है, तो पाठ्य सामग्री के विचारों को गहराइयों तक पहुंचने में सहायक है। ये बात कर चुके हैं हम कि उस पाठ से तालमेल बैठाना है, तादाद में बैठाना है, आत्मसात करना है, उन विचारों की गहराइयों तक पहुंचना है, तो उसके लिए मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में अपनाया जाता है। इसके बाद चिंतनशीलता, कल्पना शक्ति, बुद्धि का विकास, मौन वाचन का महत्व है ही। फिर आगे व्यक्तिगत क्षमता का विकास होता ही है। इससे आगे स्वाध्याय की आदत का विकास करना, सबसे मुख्य जो है वो मौन वाचन के माध्यम से स्वाध्याय, स्वयं परिश्रम करना, स्वयं मेहनत करना, अपने पाठ को पढ़ने में सक्षम बनना, उस विषय वस्तु को ग्रहण कर पाने में सक्षम होना मौन वाचन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद एकांत के क्षणों का रुचिकर पुस्तक पढ़कर उपयोग करना, बात कर चुके हैं इस पर भी हम। इसके बाद कम समय में विस्तृत अध्ययन की आदत विकसित करना। अगर मौन वाचन की अगर हैबिट हमें डेवलप हो जाए तो फिर हम जो है वो विस्तृत अध्ययन की आदत हमारे अंदर विकसित हो जाती है और अधिक से अधिक किताबों को पढ़ने में अपनी रुचि को व्यक्त करते हैं। इसके बाद देखिए आप, अब पठन कौशल में मौन वाचन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें कि किन बातों को ध्यान में रखकर मौन वाचन को और भी जो है मजबूत किया जा सकता है। तो तनाव रहित होना, अगर आपके मन में चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, और अगर उन चिंताओं और शंकाओं और आप उनके साथ बैठ रहे हैं उस पाठ को पढ़ने में, तो फिर उस पाठ की उपयोगिता नहीं रहेगी, उस पाठ के अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा विद्यार्थी। इसलिए सबसे पहले तो विद्यार्थी का या किसी भी व्यक्ति का जो मौन वाचन कर रहा है उसका तनाव रहित होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद शांतिपूर्ण वातावरण तो होना ही चाहिए, तभी मौन वाचन होगा। तभी तो आपने कहा कि भाई पुस्तकालय में बैठकर जो है वो मौन वाचन किया जा सकता है। इसके बाद आप देखिए, एकाग्रता बढ़ती है। इससे एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ आप जिस भी विषय वस्तु से जुड़ रहे हैं, जिस भी पाठ को पढ़ रहे हैं, उसके समुचित ज्ञान को लेने में भी सक्षम हो रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, विस्तृत शब्दावली, जैसे जैसे मौन पाठ की ओर हम बढ़ते हैं, मौन पठन को हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही विद्यार्थी की जो एक शब्दावली है वो विस्तृत होती चली जाती है, उसके शब्दकोश में वृद्धि हो जाती है, नए नए शब्दों से वो जुड़ता चला जाता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान तो होता ही है इससे, क्योंकि स्वतः ही जब आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी वाक्य आपके सामने आया है, किस रूप में आया है, कौन कौन से शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान भी जो है इस मौन वाचन से लिया जा सकता है। इसके बाद देखिए आप, अब शिक्षक के कर्तव्य क्या है मौन वाचन के अंदर हम देखते हैं। देखिए, मौन वाचन में शिक्षक के कर्तव्य, बालक की लिखित भाषा समझने की योग्यता का पता लगाना। अब देखिए, विद्यार्थी में तो सारे एफर्ट्स डाल दिए गए हैं, विद्यार्थी तो सारी क्रियाओं को कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक जो है किन कर्तव्यों को लेकर कक्षा में जाएगा, कौन कौन से कार्य उसे अपने विद्यार्थी के लिए करने हैं। तो बालक ने जो भी लिखित सामग्री दी है उसकी भाषा समझने की योग्यता का पता लगाना कि विद्यार्थी अपने विचारों को सही रूप में प्रस्तुत कर पा रहा है या नहीं, कितने विद्यार्थी कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे। इसके बाद बालक के
के ध्यान को पाठ्य सामग्री से बांधे रखने का प्रयास करना है ही ये तो, कि भाई जो बालक है वो विषय वस्तु से बंधा हुआ है या नहीं, इसका भी जो काम है ये कर्तव्य भी शिक्षक को अपने विद्यार्थी के लिए करना होगा। इसके बाद बालकों की समस्या को समझने का प्रयास करना। अगर बालकों के सामने पाठ को पढ़ने में, उस लिखित सामग्री को ग्रहण कर पाने में कोई समस्या सामने आ रही है तो बालकों की समस्या को समझने का जो प्रकार है या फिर उसका प्रयास जो है विद्यार्थी को शिक्षक को करना ही होगा। इसके बाद देखिए आप छात्रों को एकाग्रचित्त करने हेतु पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछते रहना चाहिए। अगर कक्षा में शिक्षक ने मौन वाचन करने के लिए दिया है और मौन वाचन करने के 15-20 मिनट बाद शिक्षक क्या करेगा, इन सब बिंदुओं पर कार्य करेगा ताकि मौन वाचन में विद्यार्थी कुशल हुए हैं या नहीं, या केवल वो ऊपरी मन से उस किताब को लेकर ऐसे ही बैठे हैं। ये सब कार्य जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ करेगा, उनसे प्रश्न पूछेगा, उनकी समस्या को समझने का प्रयास करेगा, या फिर उन्हें बांधे रखने का जो प्रयास है विद्यार्थी प्रश्नों के माध्यम से, बोध प्रश्नों के माध्यम से, जिस भी माध्यम से उसे करना है, तो फिर अगर वो विद्यार्थी इन सब में सक्षम होते हैं तब तो उन्होंने अपना मौन वाचन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, नहीं तो फिर कहीं भी ध्यान भटकने में देर नहीं लगती है विद्यार्थी की। इस तरह देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब पठन या फिर वाचन के स्तर कौन कौन से हैं देखिए। स्वस्वर पठन या मौन पठन दोनों में ही सार्थकता तभी होगी जब पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण किया जाए। पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण 3 स्वरों पर होता है। अब 3 स्तर कौन से हैं वो देखिए। अब सबसे पहला स्तर तो क्या हो गया, अर्थ ग्रहण के 3 स्तर हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें सूचनात्मक स्तर, अगर कोई तथ्यात्मक जानकारी आई है तो सूचना के रूप में विद्यार्थियों ने उस जानकारी को ले लिया है। दूसरा सृजनात्मक स्तर पर कि उस कविता को पढ़कर अब विद्यार्थी तार्किकता के माध्यम से अपनी मौलिक अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत कर सके, तो सृजनात्मकता का स्तर हो गया। तीसरा हमारा हो गया व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक स्तर, विद्यार्थी उस पाठ को पढ़कर अपने शब्दों में अगर उसकी व्याख्या कर सके, उसकी लक्ष्यार्थ या उसकी व्यंजना के माध्यम से वो लेखक की बात को समझने में सफल हो गया है तो वो अपना पक्ष रख सके। तो तीनों ही अर्थ ग्रहण के स्तर है जहां पर विद्यार्थियों से तीनों प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई वे पाठ पढ़ने में सक्षम हुए हैं या नहीं। सबसे पहला सूचनात्मक स्तर, दूसरा सृजनात्मक और तीसरा व्याख्यात्मक या फिर हम कहें आलोचनात्मक स्तर। आगे बढ़ते हैं देखिए। अब हम सूचनात्मक स्तर पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रीड आउट जल्दी जल्दी कर देती हूं। देखिए, तथ्यों, भावों एवं विचारों की जानकारी प्राप्त हो गई अभिधा के रूप में। पाठक के ज्ञान का विस्तार हो गया उस सूचना से। आवश्यकता होने पर पाठक तथ्यों, भावों, विचारों का स्मरण कर सकता है। ये सूचनात्मक स्तर पर कार्य किया विद्यार्थी ने। इसके बाद व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक स्तर पर क्या हुआ, पाठक तथ्यों, भावों, विचारों की व्याख्या के द्वारा उनकी शुद्धता एवं विश्वसनीयता जांचता है। बात कर चुके हम कि उसका क्या लक्ष्यार्थ था, उसका क्या व्यंजनात्मक था और किस रूप में वो विद्यार्थियों के सामने या लेखक की बात आई है। इसकी शुद्धता की जांच भी जो है वो विद्यार्थियों के इस स्तर के माध्यम से की जाती है। इसके बाद देखिए आप सृजनात्मक स्तर। अब पठित सामग्री के अध्ययन मनन से उसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है। किसमें, विद्यार्थी में। पहले तो उसने सूचनाओं को ग्रहण किया, फिर वो व्याख्या आलोचना के स्तर पर आगे बढ़ता है और फिर अगर वो अपनी मौलिक कृति, अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके सृजनात्मक स्तर की हम इस तरह से जांच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षा के छात्रों में होने वाले परिवर्तन। जब हमने इन कौशलों पर बात की है अपने कि भाई ये हमारे कौशल 5वीं स्तर तक पूरे हो जाने चाहिए, प्राथमिक स्तर तक पूरे हो जाने चाहिए, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा के छात्रों में इस वाचन कौशल से, इस पठन कौशल से क्या परिवर्तन होंगे उस पर एक दृष्टि डालते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें परिवर्तन है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा में छात्रों के पठन के समय व्यवहार में परिवर्तन आता है, उनमें पठन की कुशलता विकसित हो जाती है। तो ये परिवर्तन हमें निम्नलिखित रूप से दिखाई देंगे। देखते हैं कौन से हैं वो परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन, तथ्यों, विचारों, भावनाओं का मूल्यांकन कर सकना। विद्यार्थी में अगर ये कौशल विकसित हो गया है तो फिर इनके मूल्यांकन करने में वो सक्षम बन जाता है। इसके बाद देखिए आप, धैर्य पूर्वक एवं एकाग्रचित्त होकर पठन, ये हमारा कहलाएगा मौन वाचन, जिसमें विद्यार्थी धैर्य के साथ एकाग्रचित्त होकर उस पाठ को पढ़ रहा है। इसके बाद शुद्ध उच्चारण तो उसका विकसित होगा ही, चाहे वो शुद्ध उच्चारण किसके माध्यम से होगा, सबसे ज्यादा विकसित हमारे सामूहिक वाचन से, व्यक्तिगत वाचन से, स्वस्वर वाचन से उसका शुद्ध उच्चारण जो होगा ये भी उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। इसके बाद देखिए, पाठ्य सामग्री के केंद्रीय विचार एवं सार को समझना। क्योंकि हमें मौन वाचन या वाचन के माध्यम से किसी भी पाठ के अर्थ के ग्रहण करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना है, इसीलिए ये तो उसमें
मूलभूत रूप से इस उद्देश्य की पूर्ति तो ये परिवर्तन तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ते देखिए, शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों को उचित संदर्भ में समझना, किसका प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है इस मंतव्य को भी समझना। आगे विराम चिन्हों का प्रयोग सीखना, बहुत बात कर चुके हैं इस पर हम कि किस तरह से विद्यार्थी में वाचन कौशल के माध्यम से ये परिवर्तन हम ला सकते हैं, चाहे वो हमारा प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी हो, चाहे वो हमारा उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अभिरुचि के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, विद्यार्थी के पढ़ने के कौशल में उसकी अभिरुचि को विकसित करें, इसके लिए कौन कौन से तत्व कार्य करते हैं। देखिए तो सबसे पहला बच्चों की अभिरुचियां, जैसे बच्चों की अभिरुचियां हैं वैसे ही पाठ जो है हमें कक्षा में पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि अगर विषय वस्तु का सबसे पहला जो पाठ है वो कठिन है तो वो कठिन पाठ हमें सबसे पहले कक्षा में नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर कोई रोचक कोई कविता पाठ्यक्रम में लगी हुई है तो विद्यार्थियों की अभिरुचियों के अनुसार ही हमें वो पाठ कक्षा में पढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिक्षक अपनी रुचि एवं मार्गदर्शन, अब ये भी जो है शिक्षक की अपनी रुचि एवं मार्गदर्शन, क्योंकि शिक्षक तो जानता है कि विद्यार्थियों की रुचि किस पाठ में होगी और वो मार्गदर्शन दे विद्यार्थियों की ये पाठ वास्तव में अत्यंत रोचक है, सरल है, तो फिर इस माध्यम के द्वारा भी ये भी एक सहायक तत्व है विद्यार्थियों में पढ़ने के कौशल को विकसित करने का। इसके बाद शिक्षार्थी की आयु, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यार्थी के कक्षा का स्तर और उसकी आयु, उसके रुचियों के हिसाब से सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार भी हमें उन्हें वाचन के अवसर देने चाहिए। इसके बाद शिक्षार्थी को उपयुक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। अगर छोटे छोटे बच्चों को अगर हम बोलने का अभ्यास करवा रहे हैं तो फिर उन्हें परियों की कहानियां सुनाना, उनसे बाल गीत सुनना, ऐसे कुछ अगर हम अभिरुचियां उनके अनुरूप करवाएं, ऐसे पाठ हम पढ़वाएं तो विद्यार्थी अपनी अभिरुचियों को अधिक व्यक्त करेगा। तो उपयुक्त पाठ्य सामग्री हमें विद्यार्थियों को उपलब्ध करानी होगी। फिर भौतिक परिस्थितियां, इसका संबंध पढ़ने के लिए निर्दिष्ट स्थान एवं वातावरण से है। जहां भी कक्षा में हम विद्यार्थियों का वाचन करवा रहे हैं, ना तो कक्षा में शोर होना चाहिए और बाहर का जो भौतिक वातावरण है वो भी ऐसा हो कि कक्षा कक्ष के बाहर भी शोर ना हो, एकदम शांत वातावरण हो, तब कहीं विद्यार्थी जो है वाचन कौशल को विकसित कर पाएंगे, पढ़ने में अपनी रुचि को अभिव्यक्त करेंगे। पाठ्य विषय का सार्थक, सौद्देश्य एवं सुरुचिपूर्ण होना, पठन भी शिक्षार्थी की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। सारी ही जो ये सहायक तत्व है विद्यार्थियों की अभिरुचियों को विकसित करने के हैं, अगर इनको हम ध्यान में रखते हैं, शिक्षक इन सावधानियों को लेकर चलता है तो फिर विद्यार्थियों के वाचन कौशल को और भी अधिक मजबूत किया जा सकता है। इसके बाद देखिए शिक्षक का व्यक्तित्व एवं विषय का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक का व्यक्तित्व कितना प्रभावशील है, कितना दूसरों पर प्रभाव डालने वाला है और उसके विषय का प्रस्तुतिकरण वो किस रूप में कर रहा है, यह भी वाचन कौशल को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इसके बाद देखिए अब पठन वाचन संबंधित त्रुटियां अगर आती है तो उन त्रुटियों के लिए कैसे कार्य किया जाए, कौन कौन सी त्रुटियां विद्यार्थी करते हैं। तो देखिए पठन संबंधित त्रुटियां कौन कौन सी होती है। सबसे पहली तो अशुद्ध उच्चारण, विद्यार्थी अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, अगर विद्यार्थी वर्तनी संबंधी अशुद्धि रखते हैं, शब्दों को सही बोलना उन्होंने नहीं सीखा है, तो सबसे पहला तो जो पठन या वाचन संबंधी त्रुटियों में आता है आपके अशुद्ध उच्चारण। दूसरा आपका हो जाएगा उपयुक्त बलाघात का अभाव, अगर हमने वो सावधानियां नहीं रखी विद्यार्थी के साथ या उन उद्देश्यों की पूर्ति हमने पूर्ण रूप से नहीं की तो ये सारी जो कमियां हैं वो अशुद्धियों के रूप में, त्रुटियों के रूप में सामने आएगी ही। तो विद्यार्थियों को सब कुछ पहले सिखाना ही होगा, कहां पर रुकना है, कहां पर उन्हें जोर देना है, विराम चिन्हों के अनुसार पठन करवाना ही होगा, वो इसमें भी अशुद्धियां करते हैं विद्यार्थी। इसके बाद देखिए पठन में आरोह अवरोह का अभाव, लय, ताल, गति, यति का अभाव कि कहां उन्हें ढंग से सही उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पाठ का वाचन करना, भाव व विचार ग्रहण में कठिनाई, यहाँ पर भी अगर विद्यार्थी उस पाठ के साथ उसके भाव को और विचारों को नहीं ग्रहण कर पा रहा है तो भी वाचन में क्या रह जाती है, त्रुटियां रह जाती है। इसके बाद देखिए आप अब हम किसी भी वाचन कौशल का या पठन कौशल का मूल्यांकन किस रूप में करते हैं उसको जान लेते हैं। इसके भी प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में मिल जाए या कहीं भी हमसे पूछा जाए तो हमें वो जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला तो किसी भी पठन मूल्यांकन कार्यक्रम में पठन की प्रकृति, प्रकार, पक्ष तथा स्तर समाहित होने चाहिए। तो पठन मूल्यांकन के 4 आयाम हैं। कौन कौन से वे 4 आयाम हैं आपके सामने आ रहे हैं। देखिए मूल्यांकन के आयाम में सबसे पहला आपके सामने आ रहा है, देखिए पठन की प्रकृति कि उस पाठ को पढ़ने का प्रकार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पाठ को वाचन किस प्रकार से करवाना है। दूसरा उसमें वो कौशल सारे उत्पन्न होने चाहिए। फिर योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आप पठन के प्रकार, हम सभी जानते हैं स्वस्वर और मौन जो हैं वो पठन के प्रकार हैं। उसके बाद पठन के पक्ष किस रूप में आ रहे हैं आपके सामने, मानसिक
रूप में और दूसरा आपका आ रहा है यांत्रिक रूप में। फिर हम देखते हैं पठन के स्तर में सृजनात्मक, दूसरा हमने देखा था सूचनात्मक, तीसरा हमने देखा था व्याख्यात्मक। तो ये मूल्यांकन के आयाम हैं जहां हम पठन या वाचन कौशल का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इन आयामों को ध्यान रखें तो फिर विद्यार्थी उस कौशल में विकसित हुआ है या नहीं हुआ है, उस विषय वस्तु से वो मानसिक रूप से यांत्रिक रूप से जुड़ पाया है नहीं है, उसका उच्चारण शुद्ध कर रहा है नहीं, स्वस्वर वाचन उसका विकसित हुआ है, मौन वाचन की कुशलता उसमें आई है, क्या पठन की प्रकृति, कौशल और योग्यता उसमें आ गई है, या फिर सूचनात्मक, सृजनात्मक, व्याख्यात्मक रूप से उस पाठ से वो जुड़ पाया है नहीं। ये सारे मूल्यांकन के प्रकार हैं आपके। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसको आज की कक्षा में हमने किया। इसके संभावित प्रश्नों पर जो है हम दृष्टिपात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पढ़ना सिखाना प्रारंभ करने की मुख्य पद्धतियां कौन कौन सी हैं। 4 पद्धतियां आपके सामने हैं, 4 शिक्षण विधियों का, या हम कहें कि आज की कक्षा में हमने शिक्षण विधियों का अध्ययन किया है। तो आप देखेंगे तो वर्ण पद्धति, देखो कहो पद्धति, वाक्य कौशल पद्धति, ये सभी ही वाचन के कौशल को विकसित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पठन या पढ़ना मूल्यांकन के 4 आयाम कौन कौन से हैं। इन 4 आयामों पर भी हमने अभी बात की है। तो पठन की प्रकृति हो गई, प्रकार हो गया, पठन का पक्ष हो गया या पठन का स्तर हो गया। तो फिर हमारा ऑप्शन जो है वो ए या बी दोनों ही सही है, यही इसका सही उत्तर है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, पठन आरंभ की कौन सी विधि है। हमने पहले भी कहा था कि पठन की विधियां तो बहुत सारी दी हुई है, लेकिन फिर भी शिक्षक अपनी अभिरुचि के आधार पर, कक्षा के स्तर के आधार पर क्या करेगा, उन पठन की शिक्षण विधि को कक्षा में लेकर जाएगा। तो विधि देखिए, अनुकरण विधि, सामूहिक पठन विधि, साहचर्य विधि, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो विधियां हैं पठन आरंभ करने की विधि है। इसमें से जो भी शिक्षक विद्यार्थी के साथ जिस विधि के साथ लेकर कार्य करना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पठन संबंधी त्रुटियों का निराकरण है। अशुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों के अनुसार न पढ़ना, पठन से आरोह अवरोह का अभाव, या फिर उपयुक्त सभी। ये सभी जो दोष है वो पठन त्रुटियों का निराकरण है। अगर इनसे हम सबका निराकरण कर दें, उसे शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित कर दें, विराम चिन्हों के अनुसार पढ़ने का ज्ञान दे दें और पठन के आरोह अवरोह का हम उसे सही ज्ञान दे दें, किस तरह से उसे पढ़ना है, तो फिर ये सारी त्रुटियों का निराकरण हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, पढ़ने के कौशल के शिक्षण से आप क्या समझते हैं। अब आपको बताया गया है यहाँ पर लिपिबद्ध सरल ज्ञान से, ये भी जो है वो लिपि का ज्ञान हुआ, उसे पढ़ लिया, तो ये भी जो है वो पठन कौशल के शिक्षण का हम समझते हैं। लिपिबद्ध शब्दों को सरलता से पढ़ने के कौशल से, बोलने के उच्चारण से, और सही उत्तर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पठन अभिरुचि के विकास में कौन से सहायक तत्व नहीं है। भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक परिवेश, राजनीतिक कारण या उपलब्ध पाठ्य सामग्री। तो देख लीजिए, इसमें भौगोलिक वातावरण जो है, किस वातावरण में विद्यार्थी रह रहा है, ये भी उसकी पढ़ने की रुचि में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। सांस्कृतिक परिवेश उस विद्यार्थी का कैसा है, इसकी भूमिका भी रहती है। और उपलब्ध पाठ्य सामग्री उसके पास पढ़ने के लिए है या नहीं, तो इसकी भूमिका भी रहती है। तो राजनीतिक कारण जो है वो पढ़ने की अभिरुचि के विकास में सहायक तत्व नहीं है। सही उत्तर इसका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना पठन विधि के अंतर्गत आता है। तो देखिए, वाक्य शिक्षण विधि, साहचर्य विधि, कहानी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो किस विधि के अंतर्गत आएगा, कहानी विधि के अंतर्गत आएगा वो, क्योंकि हमने एक प्रवाह के साथ क्या किया है, उस पूरी कहानी को पढ़ दिया है, इसलिए सही उत्तर इसका ये होगा। तो इस तरह से थे ये हमारे संभावित प्रश्न। हालांकि जो वाचन कौशल है वो आपको विस्तृत लगा होगा, लेकिन ये वाचन कौशल जो है हमारे सभी कौशलों की भी एक आधारशिला कहा जा सकता है। और ये कौशल अगर हमने विद्यार्थी में विकसित कर दिया है तो फिर उसके सुनने की, बोलने की और जो लिखित अभिव्यक्ति है वो अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। तो वाचन कौशल का अध्ययन आप जिन भी किताबों से पढ़ रहे हैं, जो भी रेफरेंसेस बुक आप पढ़ रहे हैं, जिसको भी आपने अपनी परीक्षा के लिए आधार बनाया है, उन किताबों से एक बार और इसका आप विस्तृत अध्ययन कीजिए। और अपने अध्ययन के साथ ही इनके जितने भी आपको संभावित प्रश्न मिलते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं, उनको भी आप हल कीजिए और अपनी मजबूती से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।